हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं। 6th चैप्टर है, हमारी किताब है बिजनेस स्टडीज़ का, यानी कि व्यवसाय अध्ययन का, और इसका नाम है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। 2 वीडियोस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक छोटा सा केस स्टडी भी बोल सकते हैं, इन्फोसिस की बात की थी, और फिर जो इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स थे, जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे, उन सारे को भी एक एक करके डिस्कस कर लिया था। अर्थ क्या है, महत्व क्या, इन सब की बात हो गई थी। अभी एक पॉइंट आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नियुक्तिकरण का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन से क्या लेना देना है। बहुत सीधी बात है, संक्षेप में पहले भी कर चुके हैं, इसी को हम लोग फिर से देख लेंगे, और फिर 2-3 और पॉइंट्स उनको भी कवर करेंगे अपने इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं नियुक्तिकरण और मानव संसाधन प्रबंधन के अंग के रूप में किसको देख रहे हैं हम लोग, नियुक्तिकरण को। ठीक है, यहां पर स्पष्ट है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोई बड़ी चीज है और उसमें से एक पार्ट है आपका स्टाफिंग। कैसे है? तो सीधी सी बात है यार, स्टाफिंग में जो भी आप प्रक्रियाएं कर रहे होते हो उसमें आप लोगों को ही तो लेकर के आ रहे होते हो, है ना। और लोग क्या है, संसाधन है ना, रिसोर्स है। और एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आएगी भी, हम लोग अब ये मानने लगे हैं अलग अलग तरह की अप्रोच होती है। क्या होती है? अप्रोच होती है। ठीक है, कोई मान सकता है कि नहीं यार, मैं क्या सैलरी दे रहा हूं, इसकी जगह कोई और आ जाएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे एटीट्यूड से, ऐसे अप्रोच से क्या होगा, जो हमारे टीम में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, उनको लगेगा कि उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो वो उस डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे, वो उस अपनेपन से काम नहीं करेंगे, है ना। और इसी की जगह आप सैलरी उतनी ही रखे हुए हो, लेकिन आप बाकी सारी चीजों का ये एहसास दिलाते हो कि नहीं, आप भी टीम में मेंबर हो। तो क्या हो जाता है, तो बाकी लोगों को भी लगने लगता है कि नहीं नहीं, हमारी कंपनी है, हमारा ही संगठन है ना। तो अप्रोच से जो कार्य का निष्पादन है ना, बहुत बदल जाता है। आप समझ रहे हो ना, जो परफॉर्मेंस है वो बदल जाती है। और इसी तरह से जो भी लोग हैं उनको कार्य बल की तरह देखा जाए कि ये लेबर है, ठीक, हमें लोगों की आवश्यकता है, निश्चित रूप से है, लेकिन आप उनको संसाधन की तरह देख रहे हो, उनको परिसंपत्ति की तरह देख रहे हो, या फिर उनको मजदूरों की तरह देख रहे हो, वो देखने का दृष्टिकोण ही बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही में जो बाद में काफी रिसेंटली एक ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच निकली है। ठीक है, तो पहले देखो क्या बोल जाता था, कार्यबल बोलते थे कि मजदूर है। ठीक है, एक ही अप्रोच थी। दूसरी अप्रोच आई, वो बोलती है कि नहीं नहीं, ये कर्मचारी हैं, मजदूर से थोड़ा ऊपर का स्तर हो गया। और तीसरा बोलता है नहीं नहीं, मानव संसाधन है। ठीक है, और इसी में थोड़ा और स्पष्टता के साथ जो इन्फोसिस के चेयरमैन साहब ने बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं, ये हमारी परिसंपत्तियां हैं, यही तो है जो कुछ है, बाकी तो है ही क्या, है ना। आ रही बात समझ में? तो है, सारी चीज एक ही है। उन्हीं के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे जो नजरिया है वो स्पष्ट होता है, और उस नजरिए से ही ओवरऑल देखने का जो पर्सपेक्टिव बदल रहा होता है, और साथ में उसका परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता हुआ देखा जाता है। तो पहले हम मानते थे कि कार्यबल है, फिर माना कि कर्मचारी है, फिर माना कि मानव संसाधन है। अब जो मानव संसाधन वाली अप्रोच है, वो अप्रोच ये बोलती है कि जो लोग है ना, वो संसाधन है। क्यों? सीधा ही लिखा हुआ है मानव संसाधन में, यानी कि रिसोर्स हैं, लेकिन ऐसा रिसोर्स नहीं है, स्टैटिक रिसोर्स नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपने पढ़े लिखे लोगों को लिया, उनकी कोई भी उत्पादकता नहीं बढ़ सकती, ऐसा नहीं है। रिसोर्स तो है, लेकिन उनको फर्दर डेवलप किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उनका और विकास किया जा सकता है। तो रिसोर्स है, साथ ही में उनका और विकास किया जा सकता है। इस अप्रोच तक हम लोग पहुंच गए हैं। इवोल्यूशन में हम इन सारी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक, तो यही सारी बात करेंगे, इसमें फटाफट देख लेते हैं, यही सारे पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहले नियुक्तिकरण का संगठन कार्य से, संगठन कार्य कौन सा? पहले नियोजन था, दूसरा संगठन कार्य था प्रबंधन का, प्रबंधन का दूसरा कार्य संगठन कार्य था, तीसरा नियुक्तिकरण है। इससे सीधा सीधा निकट संबंध है। क्यों? क्योंकि संगठनिक ढांचा, यानी कि जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लिया होता है, उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो पदों का निर्धारण हो जाता है, उनको भरना होता है। उन पदों पर कार्य करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और ये काम नियुक्तिकरण करके देता है ना। तो सीधा सीधा डायरेक्ट उससे रिलेशन है। अच्छा, अब समझिए, लोगों की आवश्यकता आ गई। क्या आ गई? नियुक्तिकरण प्रक्रिया प्रबंधन के मानवीय पक्ष। क्यों? मानवों की आवश्यकता है,
तो प्रबंधन का मानवीय पक्ष कहां पर आ गया? आपका नियुक्तिकरण में। और जहां पर मानवीय पक्ष आ गया वहां पर आप समझ लीजिए कि मानव संसाधन जो है वो तो इन्वॉल्व हो गई होगा, ह्यूमन रिसोर्स तो इन्वॉल्व हो गई होगा। तो क्या हो गया कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया प्रबंधन के मानवीय पक्ष से संबंधित है। ये बात भी सीधी सीधी है। संगठन के मानव संसाधनों का प्रबंधन, है ना, एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि किसी भी संस्था की जो भी अचीवमेंट है, सक्सेस है, सफलता है, वो किस पर निर्भर करती है कि कार्यों का निष्पादन कितनी कुशलता से किया गया और करने वाले कौन है, लोग हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि नियुक्तिकरण जो है वो मानवीय पक्ष है प्रबंधन का, और अगर मानवीय पक्ष है तो मानव संसाधन के अंतर्गत आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मानव संसाधन के अंग के रूप में हम लोग नियुक्तिकरण को डिफाइन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अच्छा, इसी में जैसे जैसे संगठन का आकार बड़ा होता जाता है, कंपनी बड़ी होती चली जाती है। नॉट नेसेसरली कंपनी, देखो मैं कंपनी इसलिए बोलता हूं क्योंकि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कक्षा 11 में व्यवसाय अध्ययन में। तो उसमें कंपनी भी है, एकल फर्म भी है, एकल स्वामित्व वाली भी, कोई दुकान भी चला सकता है अकेले, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है ना। तो उसमें जो सबसे व्यापक रूप आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक स्तर पे, उसमें कंपनीज ही सबसे बड़ा फॉर्म लेकर के चलती हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। तो ऐसा क्यों नहीं आता? क्योंकि इतना पावरफुल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन चुका है। और कॉर्पोरेट्स कितना इंपॉर्टेंट, इसकी बात हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में कक्षा 11 में की हुई है। तो जिन्होंने वो वीडियोस देखे उनको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो क्या होता है, संगठन का आकार जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होती रहती है। एक अलग मानव संसाधन विभाग की स्थापना की जाती है जिसमें मानवीय प्रबंधन के विशेषज्ञ होते हैं, है ना। क्या हो जाता है कि जब आपको ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया तो आपको बहुत सारे लोगों को स्टाफिंग जो प्रक्रिया है वो बहुत सारे लोगों के लिए करनी होगी। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट्स में कई लोग हैं, तो कई लोग रिटायर हो रहे होंगे, कई लोग काम छोड़ रहे होंगे, कई लोग कहीं और जा रहे होंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा होगा। तो स्टाफिंग की बहुत बड़ी नीड हो जाती है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए, और साथ ही में बाकी जो भी आयाम है आपके मानव संसाधन के मैनेज करने प्रबंधन के दृष्टिकोण से, उसके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही अलग बन जाता है ना। और कई बार ऐसा होता है, इसी में क्या होता है कि आप जो है ना, कोई कंपनी का आकार, कोई व्यवसाय का आकार, कि ये कंपनी कितनी बड़ी होगी। अब आप कंपनी में सारी चीजें नहीं भी जानते, लेकिन आप उसके ऑफिस गए, वहां पर आपने बोला कि कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है मुझे वो दिखा दीजिए, और उस डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए कितने लोग काम कर रहे हैं। उससे आपको आइडिया लग सकता है कि इस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले विशेषज्ञों की संख्या, उनकी काबिलियत देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है ना, कि इतना ज्यादा डायरेक्टली रिलेशन हो जाता है इन सारी चीजों से। मानवीय संसाधन विकास के आकार तथा उसमें कार्यरत मानव संसाधन विशेषज्ञों की संख्या द्वारा भी पता लगाया जा सकता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, ठीक। अच्छा, और क्या है?